नमस्कार। गौरा बादल चरित चौपाई कवि हेमरतन रचित जो काव्य है, उसके अध्ययन के क्रम में आज हम 14वें क्रम पर हैं। रोज की तरह बिल्कुल संक्षेप में अब तक की कथा का सार। गौरा बादल चरित चौपाई जो हेमरतन द्वारा रचित है, इसमें कवि अपनी रचना का प्रारंभ मंगलाचरण से करता है। मंगलाचरण में ही राजा रतन सेन, गौरा, बादल, पद्मिनी आदि का संकेत करता है। उसके पश्चात चित्तौड़ का विस्तृत वर्णन किया गया है। चित्तौड़गढ़ का, उसके महलों का, विजय स्तंभों का, इनका सबका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया। उसके पश्चात राजा रतन सेन के बाद राजा रतन सेन और प्रभावती रानी और राजा रतन सेन के बीच हुए संवाद, राजा रतन सेन के भोजन प्रसंग के पश्चात पटरानी से नाराज होकर भोजन छोड़ना, पटरानी की चुनौती स्वीकार करना कि यदि आपको मेरा भोजन पसंद नहीं आता है तो किसी पद्मिनी को विवाह करके लाओ, और राजा रतन सेन का पद्मिनी से विवाह करने का संकल्प लेकर वहां से प्रस्थान करने का प्रसंग है। उसके पश्चात राजा अपनी सेवक के साथ चित्तौड़ त्याग करता है, और चित्तौड़ त्याग करने के पश्चात अलग अलग घटनाक्रमों में एक पथिक और एक सन्यासी से मिलना उसका होता है। पथिक उसे पद्मिनी का पता बताता है और सन्यासी उसे सिंघल द्वीप पहुंचा देता है। राजा रतन सेन सिंघल द्वीप पर पहुंचकर पद्मावती से विवाह करता है, और स्वयंवर में पद्मावती यह शर्त रखती है, जो मेरे भाई को हरा देगा युद्ध अथवा शतरंज के खेल में, मैं उससे विवाह करूंगी। वह शतरंज का खेल खेलता है और उसमें जीत जाता है। विवाह पद्मिनी और राजा रतन सेन का हो जाता है। कुछ समय वहां रहकर राजा रतन सेन यानी पद्मावती के साथ पुनः लौट आता है चित्तौड़, और वो वहां से चित्तौड़ लौटने के पश्चात जो इतनी विशाल उनके साथ जनसमूह है, और उस विशाल जनसमूह को देखकर चित्तौड़ का जो उस समय का जो शासन को देख रहा था राजा रतन सेन का पुत्र वीरभान, वह थोड़ा चिंतित होता है। वहां के सैनिक भी चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं कोई दूसरे राज्य की सेना आ गई है, और वे इस समय में युद्ध की तैयारी के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी राजा रतन सेन का दूत आता है और यह सूचना देता है कि राजा रतन सेन आ गए हैं। सब प्रकार के कपटों को छोड़कर वह पुत्र अपने पिता के स्वागत के लिए जाता है। सभी लोग जाते हैं, राजा की कुशलता का समाचार लेते हैं, पांव लगते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और राजा का बहुत जोरदार स्वागत किया जाता है। और राजा रतन सेन पद्मिनी के साथ महल में प्रवेश करता है। राजा रतन सेन पद्मिनी को बहुत सुंदर महल देता है, जिसमें उत्साहपूर्वक रानी पद्मिनी अपनी 2000 दासियों के साथ रहती है। यहां तक के प्रसंग को हमने देखा था, और कल जब हमने अंतिम जो दोहा देखा था उसमें मैंने आपको बताया था राजा रतन सेन रानी पद्मावती के प्रेम रूपी सागर में अवगाहन करता है और समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। कल यहां तक का प्रसंग हमारा था। आज हम इसके आगे के प्रसंग को देख रहे हैं। यहां राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी के स्नेहमय जीवन का वर्णन है, और उसके साथ साथ
रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन भी है। व्याख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह प्रसंग जो है वह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है और उस प्रसंग में व्याख्या के संबंध में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी लघु प्रश्नों में जो सब शब्दों में प्रश्न आता है उसमें रानी पद्मिनी का रूप सौंदर्य का वर्णन भी पूछ लिया जाता है। अतः इस प्रसंग को थोड़ा हमें ध्यान से देखना होगा। देखिए, कल मैंने जो करवाया था, हिव पद्मनि सु प्रेम रस सुखी जीलई सस्नेह पंच विषय सुख भोगवई गय गमणी गुण। राजा रतन सेन गजगामिनी पत्नी के प्रेम रूपी सागर में अवगाहन करते हैं और पांचों विषयों के सुखों का उपभोग करते हैं। यहां तक का प्रसंग था। आज देखते यहां के उसके रूप सौंदर्य की तुलना की। बादल मही जिम बीजली चंचल अति चमकन महल माहि तिमते तणु जलहल तनि झलकन। क्या कहा, देखिए, जिस प्रकार घनघोर बादलों के बीच में बादल में ही जिम बिजली, जिस प्रकार बादलों के अंदर, बादलों में बिजली चमकती हुई, कैसी, चंचल अति चमकन। जिस प्रकार बादलों में बिजली चमकती रहती है, बादल में ही जिम बिजली चंचल अति चमकन, चमकती हुई बिजली जिस प्रकार बादलों में रहती है। महल माहि तिमते तनु झलहल तनु झलकन, और जिस प्रकार उन बादलों में वह चमकती हुई बिजली अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हुई, अपनी चमक के कारण, अपने प्रकाश के कारण, अपने त्वरा के कारण, अपनी जो तेज है उस तेज के कारण जिस प्रकार बादलों में गति करती हुई चंचल चमकती हुई बिजली दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार महल माहि तिमते तनु, ठीक उसी प्रकार महल में उसका तन, वह पद्मिनी, झलहल तनु झलकन, उसका जो शरीर है और वह जो तन है या पद्मिनी जो है वह उस महल में झिलमिल करती हुई दिखाई देती है। वापस देखते हैं, जिस प्रकार बादलों में बिजली अपनी चमक के कारण, अपने प्रकाश के कारण जितनी शोभायमान होती है, ठीक उसी प्रकार राजा रतन सेन के महलों में रानी पद्मावती भी अपने तन के, अपने शरीर के सौंदर्य के कारण, उसके चमक के कारण, उसके ओज के कारण ठीक उसी प्रकार सौंदर्यमान या चमकती हुई दिखाई देती है। अब पद्मिनी का जब भी रूप सौंदर्य का वर्णन आता है, उस सौंदर्य के संबंध में एक बात बहुत हमारे लोक में भी प्रचलित रही है और वो चर्चित भी है। सही है या गलत है या उसका वास्तविकता कितनी है, ये तो बताना या कहना बहुत असुविधा कारक है। लेकिन देखिए उसी बात को, और वो बात क्या है कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, पद्मिनी जब पान खाती थी और जब उस पान की पीक जब वो निगलती थी उसके शरीर में से दिखाई देती थी। अब आज का हमारा जो आम आदमी वो कह सकता है ये तो संभव ही नहीं कि कैसे किसी के शरीर में से कोई खाया हुआ चीज दिखे। लेकिन ये कवि की कल्पना है और हमारे यहाँ जो आजकल कहा जाता है कि चमकती हुई त्वचा जो है वह ठीक है, उसकी हो सकती है वैसी त्वचा चमकती हुई हो। लेकिन यहां कवि ने उसी बात को एक दोहे के रूप में, उस लोक मान्यता को, लोक विश्वास को, उस सौंदर्य के साथ जो एक लोक मान्यता जुड़ी हुई है, उसी लोक मान्यता को यहां कवि ने भी अंकित किया। देखिए क्या कहा, पान प्रहासई पद्मिनी गली तंबोल गिलंती निर्मल तनि तंबोलते देह माहि दिसंत। देखिए क्या कहा,
पान प्रहासई पद्मिनी। पद्मिनी जब पान खाती है, पान स्वीकार, प्रहासने का मतलब है पान खाना। पान प्रहासई पद्मिनी गली तंबोल गिलंती, और जब वो गले के नीचे वो उसकी पीठ, गली, तंबोल यानी पान के लिए शब्द का प्रयोग किया। पान तो पता ही होता है, लेकिन जब उसमें सब मिला दिया जाता है तो उसको तंबोल कहा जाता है। पान प्रहासी पद्मनी गली तंबोल गिलंती, जब निगलती है, निर्मल तनि तंबोल, और उसके निर्मल तन से तंबोलते देह माहि दिसंती, और वह निगलती हुई उसके गले में, उसके शरीर में प्रवेश करता हुआ वह पान देह माहि दिसंती, उसके देह में वह पान दिखाई देता है। आज का वैज्ञानिक सोच, आज का आधुनिक मनुष्य इस कल्पना को स्वीकार नहीं करता। वो कहती है कि वो कहता है कि कोई भी इस तरह से संभव नहीं है कि कोई खाते हुए व्यक्ति का दिखाई दे, अवश्य उसकी बीमारी होगी। लेकिन यहाँ कवि उसको बताना चाहता है कि इतनी निर्मल है उसकी देह कि उसकी देह पारदर्शी, ग्लो करती, ट्रांसपेरेंट है। उसी रूप में इस बात को स्वीकार किया गया है, जो लोक में मान्यता है उसी बात को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया। अब देखिए आगे उसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया, उसके सुंदर दांतों का वर्णन किया। हंस गमनी, हंस गामिनी, हंस की तरह चलने वाली, हंस की गति से चलने वाली। हेजई हंसई, प्रेम से जब वह हंसती है, यानी प्रेम स्नेह, जब वह प्रेम पूर्वक हंसती है तो, प्रेम पूर्वक जब मुस्कुराती है तो। हंस गमनी, हंस गामिनी, हंस की तरह गति करने वाली। हंस गमनी हेजई हंसई, प्रेम पूर्वक जब हंसती है तो क्या होता है, वदन कमल विहसंती, ऐसा लगता है उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका खिलता हुआ चेहरा, ऐसा लगता है उसका मुस्कुराता, उसकी हंसी, उसके दांत कैसे दिखते हैं, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे खिला हुआ कमल, जैसे खिलता हुआ कमल जितना सुंदर दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार वह रानी पद्मिनी जब हंसती है, जब मुस्कुराती है तो उसका मुस्कुराता हुआ वह चेहरा, उसका मुस्कुराता हुआ वह मुखमंडल कमल के समान, खिलते हुए कमल के समान शोभायमान। वदन, वदन का मतलब मुखमंडल, कमल, कमल तो स्पष्ट है कमल। विहसंती, विहसंती का मतलब होता है खिलता हुआ, खिलते हुए कमल के समान उसका वह मुखमंडल सुंदर दिखाई देता है। और उसकी मुस्कुराहट के साथ, उसी हंसी के साथ कैसी है, उसके दांत दिखाई देते हैं, दंतों की पंक्तियां दिखाई देती है। दंत कुली दिसई जिसी, और उसके होठों के बीच में, उसके मुखमंडल पर वह चमकते हुए दांत, दंत कुलई दिसी जिसी, और वो चमकते हुए दांत ऐसे दिखाई देते हैं, कैसे, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, जानी के हीरापन, मानो ऐसा लग रहा है मानो उसके मुखमंडल पर हीरों की पंक्तियां जड़ी हुई है। उसकी मुस्कुराते हुए मुखमंडल पर जब उसके दांत दिखाई देते हैं, तब दंत पंक्ति दिखाई देती है, तब उसकी दंत पंक्ति इस प्रकार दिखाई देती है मानो वहां हीरे जड़े हुए, हीरों की पंक्तियों जैसे वह दिखाई। हंस कमणि हे जय हसई, वदन कमल विहसंती, दंत कुलई दिसई जिसी, जाने के हीरा पंक्ति, ऐसा लगता है मानो हीरे की पंक्तियां उसके मुखमंडल पर जड़ी हुई। इतनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, सौंदर्य का आगाज, अनुपम सुंदरी जब अपने पति से प्रेम करती है तो उसके सुख का अनुभव कोई नहीं कर सकता है। यह हमारे एक श्रृंगार का, एक श्रृंगार वर्णन में एक कवि की मर्यादा रही है।
जहां नायक नायिका मिलते हैं उनके प्रेमालाप में, उसके बाद का जो वर्णन है वो वर्णन नहीं करते। वो कहते हैं उनका जो सुख है, उसका जो आनंद है, या तो ईश्वर जानता है या वो खुद जानता है। यहां इसी बात को, उसी परंपरा का संकेत किया। अश्लीलता नहीं है यहां। क्या कहा उसने? प्रेम संपूर्ण पद्मिनी सामी घणु ससनी। क्या कहा? प्रेम संपूर्ण पद्मिनी। पद्मिनी जो है वो प्रेम से परिपूर्ण है। प्रेम संपूर्ण पद्मिनी, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। प्रेम संपूर्ण पद्मिनी सामी घणु ससने। वह अपने पति से, अपने स्वामी से, राजा रतन सेन से बहुत स्नेह रखती है। जब हम पद्मिनी का चरित्र चित्रण करेंगे तब इसको लिखेंगे पतिव्रता नारी। और वो पतिव्रता नारी कैसी, क्या कहा? प्रेम संपूर्ण पद्मिनी स्वामी घन। उसका अपने स्वामी से बहुत स्नेह है। स्वामी से स्नेह होगा, पतिव्रता, पति है उसका स्वामी और उससे उसका स्नेह है। आ गई बात उसे पतिव्रता नारी होने का। और जहां पहले आया था राजा रतन सेन, जहां सबसे हमने प्रारंभ में कहा पंच विषय सुख भोग हुए, वो पांचों विषयों का सुख भोग करता है। यहाँ पद्मिनी के संबंध में अर्थ आया विलसई जे सुख विषय ना। वो जिन विभिन्न सुखों का, जिन सुख विभिन्न विषयों का उपभोग करती है, विलासित करती है, विलसित करती है, आनंदित होती है, जिन सुखों से, जिन सुखों का उपभोग करके वो आनंदित होती है, उस आनंद का वर्णन कवि कहता है मैं तो नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, वो कहता है उस उपभोग, उस आनंद के उपभोग का वर्णन कोई नहीं कर सकता। विलसई जे सुख विषय ना कहीं गुण जाने थे। उसको कहना, उस सुख का वर्णन करना कौन जान सकता है? जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा, प्रारंभ मैंने आपको कहा, जहां उसने कहा था यही बात कही थी। क्या कहा? कि जो सुखों का उपभोग किया जाता है उसमें हमारी आंख नहीं कहा क्या कितना सुख मिला, नहीं, ये सुख का वर्णन मन से, हृदय से, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहता है या तो जिसने सुख उपभोग किया वो जानते हैं या ईश्वर जानते हैं। तो यहां भी उसने कहा जो पद्मिनी अपने पति के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ जिन विषयों का उपभोग करती है, उन विषयों के सुखों का उपभोग का जो आनंद है, उस आनंद को और कोई नहीं जानता, उसका कोई भी वर्णन करना संभव नहीं है। अब राजा रतन सेन उसके प्रेम में क्या रहता है, देखिए। रात दिवस रूधो रही, नरपति पद्म निपास, भमर तनी परिभूपति, अलझू रही आवास। देखिए, वैसे भी पद्मिनी को कमलिनी के पद में कमल है, पद्मिनी कोमलिनी है। उससे कमलिनी के प्रेम में जिस प्रकार भंवरा उलझा रहता है, पहले भी एक बार उल्लेख आ चुका है, मैंने आपको कहा भंवरा जो है वो कमल के प्रेम में बंध जाता है, उसमें बंद हो जाता है, पूरी रात बंद रहता है। जो भंवरा बांस को, पत्थर को काट सकता है, बड़ी कठोर से कठोर चीज को काट सकता है, लेकिन कमल की कोमल त्वचा को, कोमल की पत्तियों को वह नहीं काटता, क्योंकि वह उसके प्रेम बास में बंधा हुआ होता। तो यहां उसने यही कहा, उसी बात। रात दिवस रूधो रही, रूधने का अवरुद्ध रहता, उसमें लगा रहता है। रात दिवस रूधो रही, नरपति पद्मिनी पास, पद्मिनी के पास, पद्मिनी के साथ वह राजा रतन सेन रहता है, हमेशा उसी के साथ रहता है। रात दिवस रूधो रही, नरपति पद्मिनी पास, भमर तणी परिभूपति। जिस प्रकार भंवरा, राजा रतन सेन भी भंवरे के समान, भमर तणी परिभूपति, अलझू रही आवास। जिस प्रकार कमल, कमलिनी के सौंदर्य के संबंध में उसका रस पान करने के लिए जिस प्रकार भंवरा उलझा रहता है, ठीक उसी प्रकार राजा रतन सेन भी रानी पद्मिनी के साथ
उसके प्रेम में उलझा हुआ, अपने आवास में ही उसके चारों ओर या उसके साथ रहकर उसके प्रेम में ही उलझा हुआ रहता है। यह पारस्परिक प्रेम का, प्रेमालाप का, प्रेम का सूत्र। आगे देखिए वापस पद्मिनी का वर्णन। चंदन तरिवज चिम चढ़ी वीटई नागर वेल, तिमते कामणि कंत सु विलगी रही गुण गेल। ऐसा कहते हैं कि चंदन के वृक्ष के ऊपर नागर बेल लिपट जाते और वह नागर बेल उस चंदन के वृक्ष पर लिपट कर ही अपना विकसित होती है, पल्लवित, पुष्पित होती है। तो यहां उसी का वर्णन है। चंदन तरवर जिम चढ़ी, जिस प्रकार चंदन के तरवर पर, चंदन के वृक्ष पर चढ़कर वीटई नागर, वीटने का पल्लवित होना, पुष्पित होना। वैसे पल्लवित वीटई का मतलब एग्जैक्ट अर्थ जो है पुष्पित होना, पल्लवित होना। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर लिपट कर नागर बेल पल्लवित होती है, तिमते कामणि तम कंत सु, ठीक उसी प्रकार, तिमते ठीक उसी प्रकार कामिनी अपने कंत, कंत यानी पति, तिमते कामणि कंत सु विलगी रही गुण गेल, वह उससे अलग नहीं रह पाती, उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, विशेष रूप से उससे जुड़ी हुई, लगना, जुड़ी हुई रहना। विलगी रही गुण गेली, वह गुणों की जो सागर है, वह गुणों का जो भंडार है, वह स्त्री अपने पति से हमेशा उसके साथ जुड़ी, उससे लिपटी हुई रहती है। कैसे लिपटी हुई रहती है? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के चारों ओर नागर वेली लिपटी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार वह स्त्री भी, वह नागर स्त्री भी, वह पद्मिनी भी अपने पति से लिपटी हुई रहती है, उससे अलग नहीं रह पाती। और उसने अपने पति को मोहित भी किया है, केवल सौंदर्य से नहीं। देखिए क्या कहा, वह गुणवान भी है, केवल सौंदर्यशाली नहीं, सौंदर्यशील नहीं है, केवल सुंदरी नहीं है, बुद्धिमत्ता भी है, बुद्धिमान भी है। तो क्या कहा, वह अपने पति को रिझाने के लिए, पति को किस प्रकार मोहित किया जाए, वह इन बातों को जानती है। कैसे कह रहे हैं उसके लिए? कवित कथा रस काम रस गाह कूढ़ गुण गोठी। कवित कथा रस काम, उसने कवित कथा, साहित्य का रस सुना थी। कवित कथा रस काम रस अपने प्रेम से, गाह गूढ़ गुण गोठी, और वह गाथाएं सुनाती, कथाएं सुनाती, कवित्व सुनाती है, प्रेम भरे बातें सुनाती है। और उस कारण उसके सौंदर्य में, उसके प्रेम में, उसके उस कलाओं में, जिस कलाओं में पूर्ण रूप से प्रवीण है, उन सभी कलाओं में परिपूर्ण होकर वह क्या करती है? पद्मणि प्रीतम रीझवा, अपने प्रियतम को, अपने प्रेमी को, अपने पति को पद्मणि प्रीतम रीझवा जाने की वास्या होती है। ऐसा लगा है कि वह अपने जैसे अपने पति को इस प्रकार पास में रखती है, उस प्रकार उसके साथ रहती है, मानो उसने अपने पति को अपने होठों पर ही वास दिया हो। जिस प्रकार ऐसा लगता है मानो उसके पति उसके अधरों पर, उसके होठों पर ही निवास कर रहे हैं। और जिस प्रकार कोई होठ से कोई चीज, अधरों से कोई चीज अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार राजा रतन सेन भी अपने पत्नी से अलग नहीं हो सकता। नारी निर्मल नेह रस सुधा सरोवर सार, तास माही नृप झील तू पामई सक्कर में पार। देखिए कल हमने जिस वर्णन से इस प्रसंग का प्रारंभ किया था, इस प्रसंग का अंत भी उसी में हो रहा है। जहां कल आया था, हेव पद्मणि सुप्रेम रस सुखी झीलई सस, जिसके उसके सुख में, आनंद में पंच विषय सुख भोगवे गए गमनी गुण गे। कल कहा था जिस प्रकार वो उसके विषयों के सुख में सुख झीले, झीलने का मतलब मैंने कहा था अवगाहन करना, उसके सुख में, उसके आनंद में वह अवगाहन कर रहा है। यहाँ वापस उसी का वर्णन किया है। नारी निर्मल नेह रस,
उस निर्मल नारी, उस पवित्र नारी, उस सौंदर्यशील नारी, उस पद्मिनी स्वामी भक्ति पतिव्रता नारी के निर्मल प्रेम है। और वह निर्मल प्रेम कैसा है? सुधा सरोवर, अमृत का सागर है। सुधा सरोवर, प्रेम के अमृत का जो सागर है, प्रेम रूपी अमृत का जो सागर है, उस प्रेम रूपी सागर, प्रेम रूपी अमृत के सागर में तास माही नृप झीलतु, उसमें वह जो नृप है, जो राजा है, वह उसमें झीलतु, झीलतु का मतलब है मैंने आपको कहा अवगाहन करता रहता है। और पामी ने शक कई बार, और वो उसके इतना गहरा है, उसके प्रेम की सागर की गहराइयों में वह अवगाहन करता रहता है, और वह उसके प्रेम को पार नहीं पा सकता है। उसका अपार प्रेम है, अपार स्नेह है, जिससे राजा रतन सेन पार नहीं पा सकता है। यहाँ रानी पद्मिनी के सौंदर्य का और उसके प्रेम का वर्णन का प्रसंग समाप्त होता है। कल एक नया प्रसंग प्रारंभ होगा।